जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वर्क कैसे करता है, उससे रिलेटेड न्यूज़ को हम देखेंगे पूरे साल भर के। तो पहली न्यूज़ है हमारी इंटरनल इमरजेंसी से रिलेटेड कि जो हमारी देश में इमरजेंसी लगी थी उसे 50 साल पूरे हो गए हैं। और इमरजेंसी के कुछ फंडामेंटल्स जान लेते हैं। जैसे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वॉज इनकॉर्पोरेट फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। जब इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 352 से 360 तक के बीच में है। ये पार्ट 18 में आता है और इसे हम याद ऐसे रख सकते हैं कि ई फॉर इमरजेंसी होता है और ई फॉर 18 होता है। तो ई से हम याद कर सकते हैं 18 और इमरजेंसी। रेशनल बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन, इमरजेंसी का प्रोविज़न इसलिए लाया गया था ताकि हम अपनी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी कंट्री की हम बचा के रख सकें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को हम बचा के रख सकें और कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था को बचा के रख सकें। इसलिए इसका प्रावधान लाया गया था। अब इमरजेंसी 3 टाइप की होती हैं। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है प्रेसिडेंट रूल और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 2 टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी तब होती है जब कोई हमारे ऊपर वॉर कर दे या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या जैसे पाकिस्तान चाइना जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था तब एक तरीके से एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी थी। एक होती है इंटरनल इमरजेंसी जब आर्म्ड रिपेलियन होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में जब कोई आर्म्ड रिपेलियन होता है तब ये इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो 1975 में जब ये इमरजेंसी लगी थी तो ये इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। मतलब जो इन्होंने रीज़न दिया था इमरजेंसी का वो इंटरनल आर्म्ड रिपेलियन का रीज़न दिया था कि सॉरी हमारे देश की व्यवस्था खतरे में, इसलिए इंटरनल इमरजेंसी लगाती है आर्म रिपेलियन का नाम देके। फिर हमारी प्रेसिडेंट रूल ये तब लगता है जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तब हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं अंडर आर्टिकल 356। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है जब लगता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं आर्टिकल 360 के तहत। इसका अप्रूवल कैसे होता है? इसका अप्रूवल जो है दोनों हाउस जो होते हैं हमारे पार्लियामेंट के वो पास करते हैं विद इन 1 मंथ। ठीक है, विद इन 1 मंथ ऑफ प्रोक्लेमेशन। मान लीजिए आज इमरजेंसी घोषित कर दी प्रेसिडेंट ने, तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर उस प्रावधान को, इमरजेंसी के प्रावधान को पारित करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। और इफ अप्रूव्ड इमरजेंसी रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। अगर एक बारी पारित हो गया तो 6 महीने के लिए वो लागू रहेगी और अगले कई टाइम तक ये लागू रह सकती है, लेकिन हर 6 महीने में इसे हमें पार्लियामेंट में इसके प्रावधान को पारित करना पड़ेगा, तभी जाके इमरजेंसी लागू रहेगी। और हर 6 महीने वाला रूल जो है यह आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था 1978 में। फिर रेजोल्यूशन टू अप्रूव कंटिन्यू इमरजेंसी मस्ट बी पास बाय ये स्पेशल मेजोरिटी के तहत इसका इमरजेंसी के मोशन को हमें पास करना होता है, रेजोल्यूशन को, जिसमें जो है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट ऑन वोटिंग। तो टोटल मेंबर जो होंगे उस पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा, तो 50+ मेजोरिटी चाहिए प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग प्रेजेंट है और वोटिंग कर सकते हैं उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और अगर ऐसा मौका आता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो उस टाइम पे इमरजेंसी कैसे लागू रहेगी कि अगली सिटिंग जब होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो रिजोल्यूशन को पारित करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिटिंग में उस रिजोल्यूशन को पारित करना पड़ेगा और तब तक के लिए राज्यसभा जब चालू रहेगी तो वो उसे अप्रूव करती रहेगी कंटिन्यूएशन के लिए। फिर इसे रिवोकेशन कैसे करना है? तो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे इसे रिवोक कर सकता है बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। इफ लोकसभा passes a resolution to disapprove continuation of emergency, it must be done by a simple majority। और अगर लोकसभा को इसे डिसअप्रूव करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से इसे पारित कर सकती है। अब हम देखते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत क्या क्या चेंजेस लाए गए थे इमरजेंसी में, कि ये ऐसा नहीं कि वर्बली बोल दिया तो इमरजेंसी लग जाएगी। इसमें रिटन अप्रूवल चाहिए कैबिनेट की, और कैबिनेट जो है रिटन अप्रूवल देगा प्रेसिडेंट को, तब जाके ये इमरजेंसी लगेगी। इसमें जो है आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी वो नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल जो है हमेशा इन्फोर्सेबल रहेंगे, जो कि हैं कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमेशा चालू रहेंगे, लागू रहेंगे। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। और जो है पहले ऐसा हुआ था कि ये टर्म जो है वो बढ़ा दिया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लोकसभा का जो टर्म है वो फिर से 5 साल कर दिया गया था। फिर है रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275 है। इट गिव पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय एनी आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन और एनी अदर फोर्सेज टू डील विद एनी ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट। तो इसमें जो है गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट में कोई भी आर्म फोर्सेज लगा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन आ रखी है तो वो स्टेट में आर्म फोर्सेज को लगा सकते हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू
अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो इसके डाउट जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली गई थी जिसने 10 शेड्यूल के यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया इस रिट पिटीशन को। अब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन या एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है और कैसे कैसे लगता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई एमएलए वॉलंटरीली मतलब अपने आप से ही अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है, तब एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और उसे मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है पार्लियामेंट की या स्टेट असेंबली की। या फिर किसी मेंबर ने अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाके किसी और पार्टी के फेवर में वोट कर दिया। मान लीजिए कोई बिल पास हुआ और अपोजिशन ने कहा कि इसके खिलाफ हम वोट करेंगे या फिर इस पर हम वोटिंग नहीं डालेंगे, लेकिन अपोजिशन पार्टी के किसी मेंबर ने उसमें वोट डाल दिया, तो उस टाइम पे वो मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसने 15 दिन के अंदर अंदर कोई रीज़न नहीं दिया और पार्टी ने अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मेंबर कैसे डिस्क्वालीफाई होगा। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक नॉमिनेटेड मेंबर कैसे डिस्क्वालीफाई होगा। अगर वो मेंबर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब अगर उसे किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो वो 6 महीने से पहले ज्वाइन कर सकता है। एक एक्सेप्शन है जो कि लॉ अलाउज पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 2/3 मेंबर के साथ किसी और पार्टी में मर्ज होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा किसी भी मेंबर के ऊपर। मान लीजिए पार्टी ए है और पार्टी बी है, अगर पार्टी ए के 2/3 मेंबर ने बी को ज्वाइन कर लिया तो इन मेंबर्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। या फिर लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने अगर पार्टी छोड़ दी है तो उनके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। प्रेजेंटली लॉज डोंट प्रोवाइड टाइम लिमिट। डिस्क्वालिफिकेशन को तय करने के लिए जो कि स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर, तो उनके ऊपर कोई भी फिलहाल कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक उन्हें डिसाइड करना है कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया है या नहीं हो गया, वो कितना भी टाइम ले सकते हैं। फिर कुछ ये हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, मतलब केसेस हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि होलोहन वर्सेस जाचिलू 1992 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट में इसने बोला था कि स्पीकर डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर स्पीकर ने कुछ बताया है कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि स्पीकर ने कोई डिसीजन लिया है आर्बिट्रेरी, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। एक केस ये हुआ था केशराम मेघचंद्रा सिंह 2020। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है अगर डिस्क्वालिफिकेशन की कोई भी अगर मान लीजिए 10 शेड्यूल के अंदर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसका डिसीजन नॉर्मली 3 महीने के अंदर अंदर ले लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कि एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जगह फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को, ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है क्या। तो पहले हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम देखेंगे, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये तो ऑलरेडी लागू है ही हमारे देश में, सॉरी फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम हमारे देश में लागू है और इसको लागू करने की बात की जा रही है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है जिन पर कैंडिडेट खड़े होते हैं और उन्हें इलेक्ट करके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन में भेजते हैं। कोई एक ही कैंडिडेट इलेक्ट होकर जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 लोग जा रहे हैं। और वोटर वोट फॉर कैंडिडेट, वोटर वोट करते हैं। द पार्टी में गेट मोर सीट देन वोट्स इन लेजिस्लेचर। मतलब इस सिस्टम में ऐसा है कि ज़रूरी नहीं किसी इंसान को 50% प्लस वोट मिले हैं तो वही जीतेगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 वोट है और वहाँ पर 3 लोग खड़े हैं, तो हो सकता है कि एक मान लीजिए ABC ये पर्सन है, मान लीजिए इसे 30% मिला, इसे 20% मिला और इसे भी 30% कर लीजिए और इसे मिला 40%, तो ये जो C वाला है ये जीत जाएगा क्योंकि इसे इन दोनों से ज़्यादा वोट मिला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 50% प्लस वोटिंग ही चाहिए होती है जीतने वाले को। फिर ये जो लागू होता है वो US, UK, कनाडा और इंडिया में लागू है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब हम देख लेते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कि इसमें बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाती जाती हैं और हो सकता है कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी ही हो पूरे देश में। मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव में बी इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें जो है एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं और जीत सकते हैं। वोटर वोट फॉर पार्टी, यहाँ पर वोट जो है पार्टी को दिया जाता है, कैंडिडेट को नहीं दिया जाता और इसमें कैंडिडेट को दिया जाता है। एवरी पार्टी गेट सीट इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट। इसमें क्या होता है कि हर पार्टी को जगह मिल जाती है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेशन में, तो हर पार्टी की हिस्सेदारी आ जाती है इसमें। ऐसा जो है इजराइल और नीदरलैंड में चलता है। इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का देख लेते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड है, वोटर को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसे बस वोट देना है और देखना उसे कौन सा कैंडिडेट पसंद है, बस वो वोट दे के आ जाता है।
उसे ये नहीं देखना कि मैं पहली प्रायोरिटी इसे दूंगा, दूसरी प्रायोरिटी बी को दूंगा, तीसरी प्रायोरिटी सी को दूंगा, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है, ये प्रायोरिटी बेस होता है कि इसे ए को फर्स्ट पे रखूंगा या फिर सी को सेकंड पे रखूंगा, बी को थर्ड में रखूंगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया है इसमें वोटर के लिए। इसमें सिंपल सा है, इसमें बस वोट देना है, जिसे जिताना है उसे वोट दे के आओ। फिर ये एनकरेज करता है वोटर फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। मतलब इसमें जो है हमें डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोगों को भी मौका मिल जाता है जिताने के लिए। अगर मान लीजिए कोई SC ST से आता है तो वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है SC ST के, वो उस कैंडिडेट को जिता सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि वो पर्टिकुलर इंसान उनके ग्रुप को फ़ायदा पहुंचा सकता है जीतने के बाद, तो वो उसे जिता सकते हैं। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फ़ायदे देख लेते हैं कि ये सारी रिप्रेजेंटेशन मतलब हर पार्टी के रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में पहुंचा देता है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी पहुंची ही नहीं है उस पार्लियामेंट में, तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है सारी पार्टीज़ का। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इसमें माइनॉरिटी पार्टी से लेकर मेजॉरिटी पार्टी, मान लीजिए किसी की बहुत छोटी पार्टी है तो उसे भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, किसी की बहुत बड़ी पार्टी है तो उसे भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ऐसा इसका फ़ायदा है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, कि इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि छोटी पार्टी को भी मौका मिले पार्लियामेंट में पहुंचने का, लेकिन इसमें है। तो ये इसके कंसर्न में आ जाता है, ये इसके फ़ायदे में आ जाता है। फ्यूअर वोट्स आर वेस्टेड एज मोर पीपल प्रेफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वोट बेकार जा रहे हैं, इसमें सिर्फ कुछ ही वोट जाते हैं, जिस पार्टी को प्रेफरेंस दिया है वो जीत जाती हैं। लेकिन वहीं हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बात करें, इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 100 वोट हैं, A को 30 मिले, B को 30 मिले और C को 40 मिले, तो ये जीत जाएगा। बाकी 60 वोट जो हैं, 100 में से 60 वोट वो बेकार चले गए, क्योंकि इन्होंने उन कैंडिडेट को वोट दिए हैं जो हार चुके हैं, और 40 वोट उसे मिले हैं जो जीत चुका है। अब देखिए 60 वाले हार गए और 40 वाले जीत गया, तो इसमें 60 वोट खराब चले गए। ऐसा इसमें नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं काम करता, ये प्रेफरेंस बेसिस पे काम करता है, तो इसमें ज़्यादा वोट खराब नहीं होते। फिर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, लिस्ट सिस्टम होता है, मिक्स्ड होता है। तो इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा, इन 3 इलेक्शनों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है। बाकी जो जनरल इलेक्शन होते हैं हमारे असेंबली के और लोकसभा के, उसमें हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। तो इसमें क्या है, वोटर जो है वो रैंक करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कौन सा कैंडिडेट। मान लीजिए 4 वोटर हैं A B C D, अगर मैं वोट देने जाऊँगा तो मुझे इनके आगे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में D को दे रहा हूँ, दूसरी प्रेफरेंस में A को दे रहा हूँ, तीसरी B को दे रहा हूँ और चौथी C को दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम प्रेफरेंस डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट टाइप है हमारा लिस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता था, कैंडिडेट को लिस्ट कर रहे थे, इसमें जो है हम पार्टी को लिस्ट करेंगे कि पार्टी A को मैं प्रेफरेंस दूंगा, पार्टी B को प्रेफरेंस दूंगा, तो इसमें पार्टी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, किसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा। नेक्स्ट टाइप है हमारा मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, मिक्स तरीके की वो होती है, वोटिंग होती है। इसमें एक कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ सीटें जो होती हैं वो हम इसके थ्रू सेलेक्ट करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये मिक्स वाला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड न्यूज़ है हमारी। लोकसभा मूव मोशन फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टीमेट कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये स्पीकर के हाथ में होती है कि कितने कौन से मेंबर होंगे और कितने मेंबर तो खैर डिसाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी कमेटी में कितने मेंबर रहेंगे, ये अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को और इलेक्ट करते हैं स्पीकर। तो इन कमेटी का काम क्या होता है, ये रिपोर्ट देते हैं पार्लियामेंट में, और इनका जो ओरिजिन है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ था। ये अथॉरिटी जो है वो आर्टिकल 105 से ड्राइव करते हैं, जिसमें MPs की जो प्रिविलेज है वो डील करती है, और आर्टिकल 118 गिव्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू रूल एंड रेगुलेट इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आर्टिकल 118 बताता है कि पार्लियामेंट किस तरीके से कौन से रूल और रेगुलेशन के साथ रन करेगी पार्लियामेंट को। तो 2 टाइप की पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, एक एड हॉक जो कि टेम्परेरी होती है, और एक स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट कमेटी होती है, जो टाइम टू टाइम इस्टेब्लिश कर दी जाती है। तो ये जब इसका काम खत्म हो जाता है एड हॉक कमेटी का, तो ये खत्म हो जाती है, इसका मतलब इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जैसे एक टाइम पे बनी थी रेलवे कन्वेंशन कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट, तो ये 2 कमेटी जब इनका काम खत्म हो गया, इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दे दी, तो इसे इन कमेटीज़ को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, इसमें कई सारी हम कमेटीज़ होती हैं हमारे पास, जैसे फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ऐसी कमेटीज़ होती हैं जो टाइम टू टाइम हम इस्टेब्लिश करते रहते हैं। कुछ कमेटीज़ के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये पहली बार 1921 में बनाई गई थी मॉन्टेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म के टाइम पे 1921 में। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका काम क्या होता है, ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करती है, मतलब उसका देखते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्चा हुआ, ये ठीक से हुआ नहीं हुआ, बीच में कोई घपलेबाजी वगैरह तो है या नहीं है, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। एस्टीमेट कमेटी जो होती है पहली बार 1950 में बनी थी, और इसमें सारे मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं टोटल। तो
इसका काम क्या होता है, ये सजेस्ट करता है ऑल्टरनेट पॉलिसी टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो किस तरीके से ठीक से काम करे, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, उसको सजेस्ट करता है। फिर दूसरा काम है इसका, एग्जामिन वेदर मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड इन एस्टिमेट। मतलब कोई पॉलिसी है, पॉलिसी में मान लीजिए 100 करोड़ रुपया उसमें दिया गया था, तो ये देखते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से खर्चा हुआ या नहीं हुआ, या ऐसा तो नहीं बीच में कहीं किसी ने करप्शन कर लिया या कुछ हो गया। तो ये काम होता है एस्टिमेट कमेटी का। फिर है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसको जो हेड करते हैं वो होम मिनिस्ट्री करती है, और ये जो है 1976 में इसका गठन हुआ था अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। और इसमें जो बोला गया है, हिंदी को जो है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लागू किया जाए। इनमें भी 30 मेंबर होते हैं, लेकिन 20 मेंबर जो है लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। फिर है रिव्यू प्रोग्रेस मेड इन यूज़ ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन एंड सबमिट रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट। इसमें जो है जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो हिंदी में ही दी जाएगी यूनियन के द्वारा, और ये जो है सबमिट किया जाएगा प्रेसिडेंट को। फिर है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा। तो इसमें एक न्यूज़ आई है, प्रिविलेज कमेटी ऑफ राज्यसभा हेड 12 अपोजिशन मेंबर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्टिंग डिसरप्टिंग हाउस प्रोसीडिंग्स। तो इसमें 12 अपोजिशन एमपीज़ को एक तरीके से गिल्टी प्रूव कर दिया है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा की जो मीटिंग हो रही थी या राज्यसभा जब चल रही थी उसे भंग कर दिया था, डिसरप्ट कर दिया था। तो ये कमेटी क्या करती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है कि पार्लियामेंट अपने अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, अपने जो इन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं या इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें 10 मेंबर होते हैं जो कि राज्यसभा नॉमिनेट करते हैं, और लोकसभा की बात करें तो इसमें 15 मेंबर होते हैं, और स्पीकर जो है वो नॉमिनेट करते हैं। चेयरमैन ऑफ कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ कमेटी। मतलब इसके जो मेंबर होंगे वो राज्यसभा के मेंबर से ही मतलब इसमें नियुक्त होंगे। जो 10 मेंबर होंगे वो राज्यसभा से ही लिए जाएंगे, राज्यसभा मेंबर। कैबिनेट कमेटी के बारे में देख लेते हैं। ये 8 कमेटी होती हैं अलग अलग, जो कि अलग अलग चीज़ों पर डिसीजन लेती हैं। इसमें मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और मिनिस्टर नहीं बैठ सकते, लेकिन मोस्टली जनरली ऐसा देखा गया कि कैबिनेट मिनिस्टर ही इस कमेटी में मेंबर होते हैं। ऊपर की जो कमेटीज़ थी ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन कैबिनेट कमेटी जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। ये एक रूल के तहत बनी है, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, इसके तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया। कुछ कमेटीज़ इसके अंदर आती हैं, जैसे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी। तो ये 3 कमेटीज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, हेड होते हैं इसके। फिर है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, जो कि होम मिनिस्टर हेड करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंप्लीट 75 ईयर्स, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट हैज़ बिन कस्टोडियन ऑफ प्रोसीजर, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ 2 हाउसेज। मतलब ये बोला गया है कि पार्लियामेंट को 75 साल हो गए हैं, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट जो होते हैं वो पार्लियामेंट को किस तरीके से चलाएंगे और उसको किस तरीके से उसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा, वो कैसे कैसे होगा, वो सब सेक्रेटेरिएट देखता है पार्लियामेंट का। तो आर्टिकल 98 कहता है ईच हाउस शैल हैव सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ, अलग अलग स्टाफ होगा राज्यसभा और लोकसभा का। पार्लियामेंट में बाई लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, अपॉइंटमेंट टू द सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ ईदर हाउस। मतलब पार्लियामेंट रूल बनाएगा और उसमें बताएगा कि किस तरीके से इनका रिक्रूटमेंट होगा, इनकी सर्विस किस तरीके की होगी, इनके टर्म्स कितने साल के होंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें रूल में लिखा होना चाहिए। हाउएवर नो सच लॉ हैज़ बीन पास, तो अभी तक ऐसा कोई लॉ बना नहीं है। इट ऑल्सो अलाउ क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेज। एक ऐसा पोस्ट भी होनी चाहिए जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कॉमन होनी चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है। फिर आर्टिकल 87 मेक सिमिलर प्रोविजन फॉर, ये स्टेट के लिए बताया गया है कि यही सिमिलर प्रोसीजर जो है प्रोविजंस वगैरह जो है ये सब स्टेट में होने चाहिए। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट फॉर हाउस ऑफ पीपल वर सेटअप व्हेन बोथ हाउस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952। तो लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट जो हैं वो 1952 में पहली बार आए थे। देयर नेम वर चेंज इन 1954, राज्यसभा सेक्रेटरी और लोकसभा सेक्रेटरी। 1954 में इनका नाम चेंज कर दिया गया, पहले काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था और लोकसभा को बोला जाता था पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट, फिर बाद में चेंज कर दिया राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट ऑफ बोथ हाउसेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 सर्विसेज ऑन फंक्शन बेसिस लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्बेटिम रिपोर्टिंग सर्विसेज। तो 10 काम होते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं कि 10 कामों के लिए इसे बनाया गया है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब देखते हैं। स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट न्यू पोस्ट इन रिस्पेक्टिव सेक्रेटेरिएट। स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर है कि ये अलग अलग पोस्ट बना सकते हैं टाइम टू टाइम। सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ हाउस होल्ड रैंक इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बराबर इनकी रैंक होती है इस इन हाउस के सेक्रेटेरिएट की। हाउएवर इन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस कैबिनेट सेक्रेटरी इज प्लेस्ड एट 11th पोजीशन, वेयरएज सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा राज्यसभा प्लेस एट 23rd पोजीशन। जैसे हमारे देश में पोजीशन बनी हुई है, फर्स्ट रैंक पे प्रेसिडेंट आते हैं, दूसरे पे ये आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये थर्ड पे ये प्राइम मिनिस्टर, ये सब। तो इस तरीके से 11th पोजीशन पे कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं और पार्लियामेंट राज्यसभा के सेक्रेटरी आते हैं 3rd पोजीशन पे। फिर आगे चलते हैं।
फंक्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट का देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं कि असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कमेटी को, और रिसर्च एंड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अलग अलग पब्लिकेशन और ये सारी चीज़ें मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंसेस, सेक्रेटेरिएट जनरल एड एंड एडवाइस प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सेक्रेटेरिएट जनरल जो है वो स्पीकर या चेयरमैन को एडवाइस प्रोवाइड करेगा कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें बताएगा। प्रिपेयर एंड पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग, जो जो लोकसभा राज्यसभा में होगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी और एक तरीके से पब्लिश भी होगा कि आज के दिन में ये हुआ था, इन चीज़ों पर चर्चाएं हुई थी, तो ये सारी चीज़ें करते हैं सेक्रेटेरिएट। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि स्पीकर जो होता है, पहले हम लोकसभा का देख लेते हैं फिर राज्यसभा का देखेंगे। तो लोकसभा में जो है स्पीकर वेस्टेड विद अल्टीमेट गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर सेक्रेटेरिएट, स्पीकर जो कहेंगे वही होगा, उनके अंडर में सारी गाइडेंस कंट्रोल सारी चीज़ स्पीकर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होगा वो सेक्रेटरी जनरल होगा। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज गवर्न बाई लोकसभा सेक्रेटेरिएट, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1955, इस रूल के तहत रिक्रूटमेंट होगा और किस तरीके की सर्विस होगी वो सब डिसाइड करेगा। और ये सब जो होगा प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन स्पीकर के कंसल्टेशन के बाद। फिर राज्यसभा की बात कर लेते हैं, ये भी कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और जो भी गाइडेंस वगैरह है वो चेयरमैन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होगा वो सेक्रेटरी जनरल होगा। रिक्रूटमेंट जो होगा वो इस रूल के तहत होगा, राज्यसभा का अलग रूल है, और वही प्रेसिडेंट करेंगे इसे लागू, लेकिन कंसल्टेशन विद चेयरमैन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कैबिनेट सेक्रेटरी से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विद अ 2-year टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम August 30, 2024। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने जो है नए कैबिनेट सेक्रेटरी को चुन लिया है। तो हमें पता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो कौन हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। अपॉइंटेड बाई ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑन सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस, सीनियोरिटी और मेरिट बेसिस पे इन्हें चुना जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे वो इस रूल में लिखा है, और इस रूल में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ये जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के इंश्योर करते हैं कि ठीक से बिना किसी प्रॉब्लम के ये इंटर मिनिस्ट्रियल जितने भी वर्क होते हैं उनको ये ईज प्रोवाइड करते हैं। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और हैव नो अथॉरिटी ऑफ ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट्स एज CS इज रिगार्डेड एज प्रीमियस इंटर पेरिस अमंग सेक्रेटरीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, कि सबसे आगे रहेंगे लेकिन इक्वल रहेंगे, इनकी जो बात होगी ऐसा नहीं है कि इसलिए चुनी जाएगी कि ये सबसे बड़े उस पे हैं, ओहदे पे हैं, बट इनका एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि इस काम को इसलिए करना चाहिए, वो इसका मतलब है। फिर है प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट। तो 18th लोकसभा 2024 में बैठी, तो इसमें प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया दोनों सदनों को। तो आर्टिकल 86 जो है अलाउज प्रेसिडेंट टू एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउस टुगेदर, और आर्टिकल 87 प्रोवाइड टू इंस्टांसेस व्हेन प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबली टुगेदर। तो इन दोनों आर्टिकल के तहत ही प्रेसिडेंट जो है दोनों सदनों को एड्रेस करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा एक भी बार मौका नहीं आया कि आर्टिकल 86 के तहत प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया हो, बल्कि 87 के तहत जो है हर पहला सेशन ऑफ जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और हर पहला सेशन, हर साल का पहला सेशन प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। तो इन दोनों में तो प्रेसिडेंट ने एड्रेस कर दिया, लेकिन इसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये जो है ये कब होता है, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पे हमें बात करनी चाहिए, तब प्रेसिडेंट दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं। ओरिजिनली जो है ये आर्टिकल 87(1) रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउसेज एट कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन। पहले जो होता था सिर्फ जब पहला सेशन बैठता था तभी एड्रेस करते थे, लेकिन 51st अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये एक और प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया कि हर साल के पहले सेशन और हर इलेक्शन के पहले सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 99 में ये डिफाइन है कि MPs जो है ओथ लेंगे और प्रेसिडेंट उन्हें ओथ दिलाएंगे। 3rd शेड्यूल के तहत जो ओथ लिखी गई है उसके तहत वो ओथ ली जाएगी। तो या तो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे या फिर प्रेसिडेंट जिसे अपॉइंट करेंगे उसके सामने ओथ ली जाएगी। आर्टिकल 104 क्या प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए कोई मेंबर है वो बिना ओथ के पार्लियामेंट में बैठ गया तो उस पर कुछ पर्टिकुलर फाइन लगेगा। तो जब तक वो बैठा रहेगा हर दिन का एक पर्टिकुलर पैसे होंगे, 500-1000 रुपये जो भी होता है वो उस पर लागू होता रहेगा जब तक वो ओथ नहीं लेगा। तो इसलिए उसे ओथ लेनी बहुत ज़रूरी है। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर है और उसने ओथ नहीं ली है मेंबर की, मतलब मेंबर्स की ओथ अलग होती है, मिनिस्टर की ओथ अलग होती है। तो अगर किसी मिनिस्टर ने मेंबर की ओथ नहीं ली है तो उसके ऊपर ऐसा कुछ फाइन वगैरह नहीं लगेगा। और ओथ किन किन भाषाओं में ले सकते हैं, इंग्लिश में ले सकते हैं और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में ओथ ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये न्यूज़ खत्म होती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए। थैंक यू।